प्रिय विद्यार्थियों, एक नए टॉपिक के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। वो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? देखिए, पुरानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, उन दोनों पे चर्चा करेंगे। आर्थिक व्यवस्था मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर कहते हैं, मतलब IEO। अब इसी के साथ साथ पुरानी इंटरनेशनल व्यवस्था ये थी कि विकासशील देशों द्वारा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के माध्यम से अपने हितों को बढ़ावा देने, व्यापार की शर्तों में सुधार, विकास सहायता बढ़ाने और विकसित देश टैरिफ के जरिए किए गए प्रस्तावों का एक समूह जो था वो था इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर। मतलब इनका ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो ये पूरे के पूरे मतलब ये कि जो विकसित देश थे उनके हित में और उनके विकास और बढ़ावे के लिए ये काम करती थी संस्था, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ आज जो हमें विशेष चर्चा करनी है वो करनी है न्यू मतलब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर क्या है, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये 1970 के दशक से शुरू हुई, ठीक है। और इस दौरान ही मतलब ये विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों द्वारा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के माध्यम से अपने हितों को बढ़ावा देने और व्यापार की शर्तों में सुधार, विकास सहायता बढ़ाने और विकसित देशों के टैरिफ के जरिए किए गए प्रस्तावों का एक समूह था ये, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे पहले इसके इतिहास को थोड़ा सा जानने की बात करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका इतिहास ये है कि ये शब्द जो है ना 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए घोषणा से लिया गया। मतलब उसके लिए, किसके लिए? नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए घोषणा की गई थी, उससे ये शब्द मतलब ये कि लिया गया। और व्यापार, वित्तीय वस्तु और ऋण से संबंधित, मतलब जो आप बिजनेस करते हैं, जो इकोनॉमी और जो मतलब ये कि हमारी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, या जो हमारा मतलब ये कि ऋण है, कर्ज है, इनसे संबंधित मुद्दे, उनके बारे में इस शब्द का मतलब ये कि 1974 में पहली बार मतलब ये इस्तेमाल हुआ। और ये मतलब ये कि इसकी एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इसे संदर्भित किया गया, ठीक है। यहीं से एक और ख़ास बात जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो थी वो 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, परंतु उसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया और इसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की मतलब ये कि शुरुआत हो गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक गुट में मतलब ये कि लोग कार्य किया करते थे, है नी, एक गुट में देश काम किया करते थे, तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसकी शुरुआत हुई उसी टाइम पर। और उसी के साथ साथ मतलब ये 1961 की बात है। और जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना हुई तो यहाँ आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जब तक सोच रहे थे, मतलब जब यह सोच रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इस आंदोलन में शामिल किया जाए। 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध से गुलाम देश आज़ाद हुए तो पूरा विश्व 3 भागों में बट गया।
पूरा विश्व कितने भागों में बट गया? 3 भागों में बट गया। वो 3 भाग क्या थे? देखिए, पूंजीपति और साम्यवादियों का मतलब ये है कि कुछ देश हो गए पूंजीपति, वही तो होंगे पूंजीपति जिसने आज हम मतलब ये कि अपनी भाषा में कहते हैं ये विकसित देश हैं। तो पूंजीपति और साम्यवादी देश, मतलब चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो आज टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, जिनका कल्चर, जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति कर रही है, वो विकसित या पूंजीपति साम्यवादी देश है। ठीक है, चित्र के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक तो पूंजीपति, साम्यवादी और विकासशील, तीसरे कौन से थे? विकासशील और गुटनिरपेक्षता आंदोलन में जो देश थे, ठीक है, वो इन्हें एक नाम दिया गया, तीसरी दुनिया के नाम से इनको पुकारा गया। मतलब मैं यहाँ इनका नाम तीसरी दुनिया के नाम से क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये एक अलग सी दुनिया बन गई है नहीं। इधर साम्यवादी देश थे, इधर तुम्हारा विकसित देश थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग देश थे जो विकासशील थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ये देश शामिल थे। ये तीसरी दुनिया के देश थे। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े इनमें अफ्रीका, एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। इनका शोषण साम्यवादी देशों द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या आर्थिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आर्थिक व्यापार, इसे जो है ना, इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये कि विकसित देश थे, कुछ विकासशील देश थे। आप देख सकते हैं मतलब ये कि फोटो के माध्यम से कौन से विकसित देश हैं और कौन से विकासशील हैं। अच्छा, वो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ये क्या है? मतलब इसके द्वारा विकसित देश ही व्यापार कर सकते थे, अविकसित नहीं। इसके यहाँ पर विकसित देश जो थे, जो डेवलप कंट्रियां थीं, वही मतलब ये बिजनेस कर सकती थीं। अल्प विकसित मतलब विकासशील देश जो थे, या फिर मैं कहूँ जो गुटनिरपेक्षता वाले देश थे या तीसरी दुनिया के देश थे, वो यहाँ पर व्यापार नहीं करते थे। ये वुड्स प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली से पहले? ये प्रणाली वो थी जब न्यू अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो तुम्हारा कह सकते हैं ऑर्डर, मतलब व्यवस्था नहीं थी, उससे पहले ये व्यवस्था थी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। समझ गए होंगे शायद आप। यह प्रणाली विकसित देशों के हितों की रक्षा करती थी। खास बात यही थी कि ये प्रणाली जो ना जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्रियां थी, उनके मतलब इंटरेस्ट की बात करती थी। और यह देश आर्थिक रूप से मजबूत थे। यह पुरानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यह पुरानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था थी। ठीक है, यहीं से एक और बात समझनी है कि फिर विकासशील देश कौन से थे, मतलब तीसरी दुनिया के देशों का क्या मामला, तरीके से वो देश थे। तो जो विकासशील देश थे, वो तीसरी दुनिया के देश जो थे, मतलब तीसरी दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जिससे विकासशील देश या गुटनिरपेक्ष देश बहुत परेशान थे। और उन्होंने पुरानी आर्थिक व्यवस्था को त्याग कर नई आर्थिक व्यवस्था को लेकर मतलब कोशिश की, और मतलब ये उसको लेकर एक प्रकार की आचार संहिता का निर्माण किया। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था कि एक आचार संहिता है जो विकसित व विकासशील दोनों राष्ट्रों के लिए आर्थिक व्यवस्था को सामान्य न्यायपूर्ण बनाने की सिफारिश की। मतलब कि यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सम्मेलन हुआ, और वो जो सम्मेलन था, मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस थी 1972 में ये हुई, और 1972 की रिपोर्ट ये थी कि वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब UNCTA, संयुक्त राष्ट्र, जिसे हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास से संबंधित सम्मेलन। इसी में हुआ क्या कि इसी में 1 मई 1974 को यूएनओ ने NICO की स्थापना की घोषणा कर दी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, मतलब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होगी। और ये 1 मई 1974 को इस रिपोर्ट के आधार पर ये घोषणा कर दी गई।
ठीक है, तो ये यूएनओ का आप मुख्यालय का चित्र भी देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहीं से UNCTA में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, मतलब यूएनओ की सिफारिश के जो मुख्य बिंदु थे वहां पर वो रिपोर्ट क्या प्रस्तुत की गई, क्या वहां पर मतलब ये कि उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे नई आर्थिक व्यवस्था को लेकर, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले अल्प विकसित विकासशील देशों की अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा कि जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं, ठीक है। और ख़ास बात ये थी, मतलब यहाँ कहने की, ये कच्चे माल पर नियंत्रण होगा विकासशील देशों का, कच्चे माल पर नियंत्रण होगा किसका, विकासशील देशों का। दूसरा इसमें एक और ख़ास बात थी कि अल्प विकसित देशों की पहुंच विकसित देशों के बाजारों तक। अल्प विकसित मतलब जो अनडेवलप्ड कंट्रियां थीं उनकी मतलब ये कि जो पहुंच है, उनका जो माल है वो डेवलप कंट्रियों की मार्केट तक जाएगा, ठीक है। वहीं पर तीसरी बात थी कि पश्चिमी मतलब विकसित देशों से मांगे जो हैं, विकसित देशों से जो मांगी गई टेक्नोलॉजी है उसकी लागत कम होगी। और चौथा एक बात थी कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। मतलब अल्प विकसित मतलब विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन सब संस्थानों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनकी भूमिका बढ़ेगी। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे। इससे होने वाला क्या था कि नई आर्थिक व्यवस्था ज्यादा न्यायपूर्ण होगी। तो देश जो विकसित देश थे, जो अनडेवलप्ड कंट्रियां थी, वो उभर करके बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से NIEO मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर के मार्ग में, मतलब उस रास्ते में जो बाधाएं आई, जो रुकावटें आई, वो क्या क्या थी, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सबसे पहली जो दिक्कत थी वो थी उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध संवाद की विफलता। मतलब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध क्या है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध पर विकसित कंट्रियां मतलब ये क्या आती थी, और दक्षिणी गोलार्ध पर विकासशील, ठीक है, मतलब डेवलप कंट्री और अनडेवलप कंट्री। उत्तरी गोलार्ध पर कौन सी, मतलब विकसित देश, और दक्षिणी गोलार्ध पर विकासशील देश आते थे, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध संवाद में जो विफलता रही, मतलब एक दूसरे से बात मतलब ये कि नहीं मानना एक दूसरे की, ये इनकी विफलता थी, इनमें संवाद नहीं हो पाता था अच्छे से, तो ये भी एक विफलता का कारण रहा। दूसरा, 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक NIEO प्रभाव मंद यानी धीमा पड़ गया था, ठीक है। इसका जो जिस तरीके से जिस तर्ज पे पहले इसकी शुरुआत हुई थी उस तरीके से ये धीमा पड़ गया था, इसका इफेक्ट धीमा था, ठीक है। तीसरा ये था कि अल्प विकसित देशों में एकता की कमी हो गई थी। जो विकासशील देश थे, अल्प विकसित देश थे, मतलब अनडेवलप्ड कंट्रियां थीं, उन कंट्रियों में क्या हो गया था कि एकता की कमी, यूनिटी उनकी मतलब ये कि बिखर गई थी। इस वजह से भी ये NIEO मतलब न्यू अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी व्यवस्था विफल हुई, ठीक है, मतलब उसके मार्ग में बाधाएं आई। अब सीधे सीधे मैं मानता हूं कि आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। मैं सीधे सीधे इसकी निष्कर्ष की इसको कंक्लूज करता हूं, इसके निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। मतलब कहने का यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संपूर्ण विश्व में आर्थिक स्थिति जो थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, तो वो बुरी तरीके से चरमरा गई। तो पूंजीपति देशों ने विकासशील व अल्प विकसित या गुटनिरपेक्ष यानी तीसरी दुनिया के देशों का आर्थिक दोहन शुरू कर दिया, और शोषित देशों ने परेशान होकर संयुक्त राष्ट्र संघ से सिफारिश व कोशिश की कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो, और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ज्यादा न्यायपूर्ण होगी। ये इसका, और इसी के लिए ये न्यू अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। यही है मेरा मानना है। विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि न्यू अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है।
और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। आप अपने क्वेश्चन मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, इसी से संबंधित जल्द एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ।